वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग जूनियर के सिविक्स के सिलेबस के क्रम में केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम आज उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और लोक अदालतों का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है। तो भारत की न्याय व्यवस्था इकहरी न्याय व्यवस्था है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत की न्याय व्यवस्था कैसी न्याय व्यवस्था है, तो इकहरी न्याय व्यवस्था है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और उसके द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और कब स्थापना हुई, तो 1774 ईस्वी में कोलकाता में। ठीक। यद्यपि उस समय यह सर्वोच्च नहीं था, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय ये सर्वोच्च नहीं था, क्योंकि इसके फैसलों के विरुद्ध जो है वो इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में अपील हम कर सकते थे। अगर ये जो है उस समय ये कोई फैसला देता था तो उसके विरुद्ध हम इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे, इसलिए उस समय यह उच्च नहीं था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इस सुप्रीम कोर्ट को संघीय न्यायालय की संज्ञा दी गई। तो किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसको जो है संघीय न्यायालय कहा गया और स्वतंत्रता के बाद यही संघीय न्यायालय जो है भारत का सुप्रीम कोर्ट कहा गया। तो स्वतंत्रता के बाद इसे जो है भारत का सुप्रीम कोर्ट कहा गया। अब देखते हैं इसका गठन जो है अनुच्छेद 124 में है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो आप इसको ये अनुच्छेद याद रखेंगे कि प्रारंभ में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी कि जब स्टार्टिंग में स्थापना हुई थी तो उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, यानी कि उस समय कुल 8 जो है न्यायाधीशों से इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। मतलब कुल जो है 34 संख्या हो सकती है, लेकिन अभी कुछ 34 संख्या हो सकती है, लेकिन इस समय वर्तमान में 30 न्यायाधीश कार्यरत हैं मार्च 2021 में। ठीक है ना। ये उच्चतम न्यायालय में 30 न्यायाधीश, यानी कि एक आपका मुख्य न्यायाधीश और 29 अन्य न्यायाधीश इस समय कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया। तो इनका नाम आप याद रखना, अधिकतर एग्जामों में कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो किस व्यवस्था से होती है, अगर पूछा जाता है तो आप बताएंगे कॉलेजियम व्यवस्था से की जाती है। और कॉलेजियम व्यवस्था का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो कॉलेजियम व्यवस्था का अध्यक्ष होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किससे होती है? कॉलेजियम व्यवस्था से। इसमें जजों का एक पैनल जो होता है वो मुख्य न्यायाधीश के नाम का सुझाव देता है और फिर राष्ट्रपति जो है उसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। और किस व्यवस्था से उसका चुनाव किया जाता है? तो वो है कॉलेजियम व्यवस्था से। ठीक है। कॉलेजियम व्यवस्था के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसी को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय का, उसी को जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का कॉलेजियम व्यवस्था में प्रावधान है। अब देखते हैं हम मुख्य न्यायाधीश की योग्यता। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, या फिर उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का वकालत का अनुभव हो। या तो जो है 5 साल तक वो न्यायाधीश रहा हो, या फिर जो है 10 वर्ष तक उसे उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव हो, या फिर राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता, यानी कि राष्ट्रपति की राय में वह कानून का एक विशेष ज्ञाता हो, तब जो है वो मुख्य न्यायाधीश की योग्यता रखता है। अब देखिए कि इसके लिए कोई निर्धारित उम्र निर्धारित नहीं की गई है निम्नतम। तो यहाँ पे एक नोट है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के लिए उनके न्यायाधीश बनने के लिए संविधान में कोई भी निम्नतम जो है आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है ना। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ऐसा नहीं है कि जैसे ग्राम का प्रधान बनने के लिए आपको 21 वर्ष का होना जरूरी है, लेकिन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के लिए आपको ये संविधान में कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है, बस खाली ये ऊपर जो योग्यताएं दी गई हैं ये सब दिया गया है। ठीक। तो अब देखते हैं न्यायाधीश को हटाया कैसे जाता है। तो न्यायाधीश को हम 2 आधारों पर हटा सकते हैं। तो ये 2 आधार कौन कौन से हैं? या तो उसके खिलाफ कोई कदाचार साबित हो जाए या फिर उसकी असमर्थता साबित हो जाए। तो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हम न्यायाधीश को जो है उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है ना।
इसे उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को जानते हैं आप लोग कैसे हटाया जाता है? उसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया होती है संसद में। तो जो है महाभियोग की प्रक्रिया संसद में होगी, उसके बाद राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को हटा सकता है। ठीक है ना? तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी इसे भी हटाया जा सकता है। किसे? मुख्य न्यायाधीश को। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। और महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ होगी? संसद में। अब मुख्य न्यायाधीश की शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाएगा? तो वो दिलाएगा आपका राष्ट्रपति। ठीक, तो मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश को शपथ या तो राष्ट्रपति दिलाएगा या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति। तो राष्ट्रपति द्वारा कौन नियुक्त किया जा रहा है? तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा रहा है। तो अन्य न्यायाधीश या तो राष्ट्रपति के समक्ष या फिर मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी शपथ लेते हैं। अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश की 65 वर्ष, मुख्य न्यायाधीश जो है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद को धारण करता है। इसका मतलब है कि 65 वर्ष उसकी सेवानिवृत्ति की आयु है। ठीक है ना? और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए संविधान में कोई कार्यकाल भी निर्धारित नहीं किया गया है। जिस तरह से कोई मिनिमम एज निर्धारित नहीं की गई है कि कम से कम इतनी उम्र होनी चाहिए, ये निर्धारित नहीं किया गया है, उसी तरह से इनके जो है कार्यकाल का भी निर्धारण नहीं किया गया कि इतने वर्षों तक इनका कार्यकाल होगा। जबकि इनके 65 वर्ष इनकी सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की गई है कि 65 वर्ष से अधिक जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय नहीं रह सकते। और उच्च न्यायालय के लिए जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो है 62 वर्ष। ठीक, तो अब देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश पर प्रतिबंध। तो मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वे देश के किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो अपने पद से जब सेवानिवृत्त होता है तो वो किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में है, कहीं भी वो वकालत नहीं कर पाएंगे आपका सेवानिवृत्ति के बाद। अब इनके न्यायाधीश के वेतन और भत्ते। तो इनके वेतन और भत्ते जो है संसद जो है विधि बनाकर निर्धारित करती है। तो वेतन और भत्ते संसद की विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और ये भारत की संचित निधि से जो है इनको वेतन दिया जाता है। तो भारत की संचित निधि से वेतन मिलता है और मुख्य न्यायाधीश पाता है 2.80 लाख प्रति माह। और अन्य न्यायाधीश होते हैं वो 2.50 लाख प्रति माह पाते हैं। ठीक है ना? तो इनके वेतन का निर्धारण संसद से विधि बनाकर किया जाता है और भारत की संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। अब देखिए, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। तो इनके जो क्षेत्राधिकार हैं, यहाँ पे आपको विशेष कोई डीप में नहीं देखना है। तो कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं ये आपको जानना जरूरी है। तो ये एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है और इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है। इसके अंतर्गत जो मामले आते हैं वो दो राज्यों के मध्य कोई विवाद हो या फिर केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद हो, तो ये क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ठीक है ना? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? जब दो राज्यों के मध्य कोई विवाद होता है तब उसका निर्धारण करने के लिए, और केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद हो तो उसका वो जो है आपके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएगा। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार में संवैधानिक मामलों में कोई अपील करनी हो, सिविल मामलों में कोई अपील करनी हो जमीन जायदाद का, और आपराधिक मामलों में अगर कोई अपील करनी हो तो ये सब अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं सुप्रीम कोर्ट के। या फिर विशेष अनुमति याचिका, SLP बोलते हैं इसको। कोई ऐसा बिंदु जिसमें निर्वचन या व्याख्या की आवश्यकता हो। ठीक है ना? या कोई ऐसा बिंदु जिस पर आज तक कोई निर्णय न हुआ हो, वो भी आपके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ठीक, तो प्राथमिक क्षेत्राधिकार था, अपीलीय था, अब आपका है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। इसमें क्या होता है कि इसमें राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। और इसका अनुच्छेद भी इम्पॉर्टेंट है 143। आप लोग याद रखेंगे कि परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 में है। और इसमें जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय जो है वो राय देने के लिए बाध्य नहीं है। कि मतलब जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति उससे अगर सलाह मांगे तो वो उसको परामर्श वो देने के लिए बाध्य नहीं है। राय देने के लिए या न देने के लिए 5 जजों की बेंच बैठती है और उसके द्वारा निर्णय किया जाता है कि राय राष्ट्रपति को दी जाए या फिर ना दी जाए। ठीक है? अनुच्छेद 137 में पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार दिया गया है। यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई निर्णय दिया जा चुका है तो निर्णय की वैधता की जांच का अधिकार।
तो यानी कि वो निर्णय वैध है कि नहीं, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट फिर से जांच सकती है, ठीक है ना। तो किसी भी न्याय का पुनरावलोकन कर सकती है, और यह अधिकार किसी अन्य न्यायालय को नहीं दिया गया है। यानी कि ये अधिकार जो है, पुनर्विलोकन का जो अधिकार है, ये केवल जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है और किसी भी कोर्ट के पास नहीं है। अब अनुच्छेद 129 भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अनुच्छेद 129 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो अभिलेख न्यायालय क्या होता है? ऐसा न्यायालय जिसके द्वारा दिया गया निर्णय देश के अन्य न्यायालयों के लिए एक नज़ीर का कार्य करे, यानी कि एक आधार बने कि इसी तरह का जो है निर्णय दिया जा सकता है। और अभिलेख न्यायालय का मतलब ये भी होता है कि अगर इसकी अवमानना की जाएगी न्यायालय की, तो वो जो है अवमानना करने वाले व्यक्ति को दंड भी दे सकता है, ठीक है ना। आबद्ध कर विधियां अनुच्छेद 141 में, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया जो निर्णय है वो देश के सभी निचली अदालतों पर लागू होता है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो देश की सभी निचली अदालतों पर लागू होगा। तो अब हम देखेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। सुप्रीम कोर्ट आपका हो गया। उच्च न्यायालय जो है वो प्रत्येक राज्य का उच्च अपीलीय न्यायालय होता है, ठीक है ना। और देश का जो उच्च अपीलीय न्यायालय है वो आपका क्या है? तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक। आपका उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य का उच्च अपीलीय न्यायालय होता है। और वर्तमान में यानी कि मार्च 2021 में आपके भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। तो 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। अभी जो है जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ तब भी जो है आपके न्यायालयों की स्थापना हुई, तो आपके कुल 25 न्यायालय हो गए हैं। जजों की संख्या के आधार पर जो सबसे बड़ा न्यायालय है वो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो अब देखिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 214। तो अनुच्छेद आप याद रखेंगे। इसी तरह से आपका सुप्रीम कोर्ट का कौन सा अनुच्छेद था? आप तुरंत कमेंट करके बताइए। 215 में लिखा है कि उच्च न्यायालय अभिलेख उच्च न्यायालय होगा। अभिलेख उच्च न्यायालय आपका सुप्रीम कोर्ट भी था और उच्च न्यायालय भी आपका अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब यही है कि ऐसे न्यायालय जिनके द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बंधनकारी प्रभाव रखते हैं, और ऐसे न्यायालय जो अपनी अवमानना के लिए दंड देने के अधिकारी हों, तो वो आपके अभिलेख न्यायालय होते हैं, ठीक। अनुच्छेद 216 में दिया गया है कि उच्च न्यायालय का गठन। तो गठन कैसे होगा? उच्च न्यायालय का गठन मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय में जो है जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पद की शर्तें, तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति तो करेगा राष्ट्रपति अपने अधोलिखित हस्ताक्षरित लेख द्वारा, ठीक है ना। उस पर हस्ताक्षरित लेख द्वारा, ये अधो हस्ताक्षरित लेख के द्वारा जो है राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा ही होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा नियुक्ति होती थी, उसी तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। और जो ये 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, यानी कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं ये 62 वर्ष से अधिक जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रह सकते। ये 62 वर्ष इनकी निर्धारित की गई है सेवानिवृत्ति की आयु। अब देखिए, यही नोट वहाँ पे जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए संविधान में कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है कि आप इतने साल तक ही कार्य करोगे, ऐसा कोई कार्यकाल निर्धारण नहीं किया गया है। केवल इनकी सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 65 यानी कि 65 वर्ष। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता है कि ये भारत के नागरिक हों और वह भारत राज्य के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो। कोई भी न्यायिक पद 10 वर्ष तक के लिए धारण किए हों भारत में, या फिर उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। तो या तो कोई 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किए हों, या फिर जो है 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हों उच्च न्यायालय में, ठीक। तो ये जो है इनकी योग्यता है उच्च न्यायालय के लिए। अब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसको अपना त्यागपत्र सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। आयु के संबंध में उत्पन्न हुए किसी विवाद का निपटारा, यानी कि इनकी आयु के संबंध में अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, ठीक है ना।
तो आयु के संबंध में कोई भी विवाद का निपटारा करेगा राष्ट्रपति, और ये परामर्श किससे लेगा? मुख्य न्यायाधीश से। अब देखिए, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए संविधान में कोई निम्नतम आयु निर्धारित नहीं किया गया है। इसको आपको पहले बताया जा चुका है। कोई भी निम्नतम आयु निर्धारित नहीं किए हैं कि इतने उम्र के लोग ही इनके मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, ठीक है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ उस राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। तो शपथ किसको दिलाई जा रही है? शपथ कौन दिला रहा है? तो राज्यपाल शपथ दिला रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है ना। और नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाते हैं आपके राज्यपाल। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने पर विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध। कैसे? अपने नियुक्ति राज्य के उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट का था, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो है सेवानिवृत्त होता है न्यायाधीश, तो वो किसी भी कोर्ट में जो है वकालत नहीं कर सकता। लेकिन अगर उच्च न्यायालय का है तो वो जो है अपने जिस न्यायालय में उसने काम किया था उसको छोड़ करके और उच्च न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है, ठीक है। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते देखते हैं। तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन 2.50 लाख प्रतिमाह, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो 2.25 लाख प्रतिमाह वेतन पाते हैं। और इन्हें भी जो है पेंशन कहाँ से मिलता है? इनकी पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अंतरण यानी कि ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र जो है कैसे होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो ट्रांसफ़र है वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह से कौन करता है? राष्ट्रपति। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो ट्रांसफ़र होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह से होता है, और करता कौन है? तो करता है आपका राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का रिट की अधिकारिता, रिट जारी करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 226 में है। ये उच्च न्यायालय का है। सुप्रीम कोर्ट का कितना है? सुप्रीम कोर्ट का है आपका शायद 32, ठीक है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अब जो है अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की अधिकारिता है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों और अन्य विधिक अधिकारों के लिए रिट जारी की जाती है, ठीक। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए या फिर अन्य विधिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। और निचली अदालत के कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतरण ये किस में है? अनुच्छेद 227 में है कि निचली अदालत के कुछ मामलों का क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा उच्च न्यायालय में। और अनुच्छेद 231 में क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है ना। इस संबंध में संसद जो है विधि बनाती है कि किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। कई जो है राज्य ऐसे हैं जिनमें एक संयुक्त उच्च न्यायालय है, ठीक है ना, जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए। हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? ये प्रयागराज इलाहाबाद में है, और इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में स्थित है, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उच्च न्यायालय के जो अधीनस्थ होते हैं उनमें प्रत्येक जिले में एक तो फौजदारी न्यायालय होगा और एक दीवानी न्यायालय होता है। तो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ प्रत्येक जिले में, हर जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी न्यायालय होता है। इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश में लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है। तो लोक अदालतें क्या होती हैं? देखते हैं कि लोक अदालत होती क्या है। तो लोक अदालतें, जैसे कि हमारे देश में मुकदमों की संख्या तो लगातार बढ़ ही रही है, और इसी कारण जो है नियमित न्यायालयों पर कार्य का भार भी बहुत बढ़ गया है, और मुकदमों के निपटारे में भी देरी होती है, और धन में जो है पैरवी में ढेर सारा धन भी खर्च हो जाता है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लोक अदालतों की स्थापना की गई, जो कि समय समय पर हर जिला और क्षेत्र स्तर पर लोक अदालतें लगाई जाती हैं। अब देखिए ये करती क्या है, किस तरह से मामलों का निपटारा करती हैं। तो लोक अदालतों ने शांतिपूर्ण ढंग से 2 पक्षों के मध्य समझौता कराकर विवादों को सुलझाने में बहुत सफलता पाई है। तो ये क्या करते हैं कि 2 पक्षों के मध्य समझौता कराते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, ठीक। तो 6 अक्टूबर, ये आपको पॉइंट याद रखना है कि 6 अक्टूबर 1985 को सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय? PN भगवती। 6 अक्टूबर 1985 को इनकी अध्यक्षता में दिल्ली में पहली लोक अदालत लगाई गई। तो पहली लोक अदालत कहाँ पे लगाई गई थी? तो पहली लोक अदालत दिल्ली में लगाई गई 6 अक्टूबर 1985 को। और किसकी अध्यक्षता में? तो अध्यक्षता की थी सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती, ठीक।
ठीक है ना। तो दिल्ली में पहली लोक अदालत, और उस समय जो लोक अदालत लगाई गई थी उसमें 116 विवादों को निपटाया गया था। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय जो है वो सिविल अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय माने जाते हैं। ठीक, तो लोक अदालत ऐसा नहीं है कि उस पक्ष को के भी समझौता करा दिया तो उसके बाद फिर से झगड़ा हो जाए, वो उसको सिविल अदालत के निर्णय के बराबर माना गया है और ये संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं, उनको मानना ही पड़ेगा। ठीक, अब देखिए कि किन किन विषयों और क्षेत्रों पर लोक अदालतें अपनी विवाद को सुलझाती हैं। या तो वाहन दुर्घटना का मुकदमा हो, विवाह या पारिवारिक मुकदमा हो, इस पर भी लोक अदालतें जो है विवाद सुलझाती हैं। समझौते योग्य फौजदारी मुकदमा हो, बिजली हो, गृह कर हो, गृह ऋण संबंधी मुकदमा हो, इस पर भी लोक अदालतें अपना विवाद को सुलझाती हैं। और उद्योग और बैंकों से संबंधित मुकदमे हों, भूमि अधिग्रहण संबंधित मुकदमे हों, इस पर भी लोक अदालतें विवाद को सुलझाती हैं। या फिर पेंशन से संबंधित मुकदमे हो या फिर उपभोक्ता संबंधी मुकदमे, तो इन सब पे जो है लोक अदालतें अपना फैसला सुनाती हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं कि निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त कौन कौन कर सकते हैं। तो निःशुल्क कानूनी सेवा हम महिलाओं तथा बच्चों को, अनुसूचित जाति और जनजातीय सदस्यों को, कारागार में रहने वाले किसी व्यक्ति को, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक विनाश से पीड़ित लोग, या फिर विकलांग व्यक्ति, या फिर मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 50,000 से अधिक ना हो, इन सबको निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान की जाती है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर कुछ चीज़ें आपको आपने नई चीज़ें सीखी हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।